मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज पुनः आप सबके लिए बीए के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लेकर के आया हूँ जो एसओसी कहलाते हैं, सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी से स्पेशली कर रहे हैं बीए, उनके लिए है। तो आज मैं 22 तारीख को एग्ज़ाम है, 23 को नहीं है, 24, 25, फिर 26 को नहीं है, फिर 27 को है, फिर 28 को नहीं, फिर 29 को है, फिर 30 को नहीं है, 31 को। These are the papers SOC 293, 94, 312, 291, 292 मतलब 291, 292, 293, 294 आणि 295 आणि 312। तो चलिए आज हम इस पर वीडियो देखते हैं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, गायत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्हीं के हेल्प से आज ये वीडियो संभव हो सका है। तो चलते हम सीधा पेपर पर 2018 के जो कि पेपर्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप लोग यह वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और आगे बढ़ते हैं। मेरे दो चैनल हैं, ब्रजेश पांडे मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रजेश पांडे। दोनों चैनलों पर आप लोग आते रहिए, अपडेट देते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, कोई चीज़ मिस ना हो। तो मित्रों चलते हैं आगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी 291, पर्यावरण व समाज। देखो ईवीएस आपने एग्जाम दिया होगा पिछले साल जी। पर्यावरण समाज में उसमें ही 50% ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ईवीएस पढ़ा है, एक बार बुक रेफर कर लो, फिर उसके बाद ये बुक देते हैं। 80 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर 75 से 100 नंबर में लिखना होता, अंक में आपको शब्दों में लिखना होता है। पर्यावरणातील प्राकृतिक घटना स्पष्ट करा। पर्यावरण की प्राकृतिक घटना को स्पष्ट करो, कैसे होता है, कैसे समाज के लिए, हमारे आसपास के लिए जरूरी है। लोक संख्या वितरणावर ऐतिहासिक घटना कसा परिणाम करता हूँ। चूँकि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी साथ साथ चलती है, इसलिए आपको ऐतिहासिक घटना लोक संख्या के वितरण पर क्या परिणाम देती है, क्या उसका इम्पॅक्ट है, वो लिखना। ऊर्जेचा विनिमय व उपयोग कोणत्या प्रकारे होत असतो, वो लिखिए। कालानुरूप मानवी समाज उत्क्रांतीचा अहवाल थोडक्यात स्पष्ट करा। इसका मेन क्वेश्चन क्या है, कालानुरूप मानवी समाज उत्क्रांति, इसका अहवाल थोड़े शब्द में लिखिए। 5 मार्क, 1 पेज। पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होण्याचे कारण। सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हम लोग एसी, फ्रिज ये सब लगातार यूज कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, आवश्यकता नहीं फिर भी। तो उसका पर्यावरण पर यह दुष्प्रभाव है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मानवाच्या निसर्गाबरोबर निसर्ग चक्रात कोणते अडथळे निर्माण झाले। कोणते अडथळे, ये मेन है। मानवाच्या निसर्गाबरोबर निसर्ग चक्रात, वो लिख दो। ब्रूटलँडने पर्यावरण हुकूमती संदर्भात कशाविषयी स्पष्टीकरण दिले। ब्रूटलँड की स्पष्टीकरण को आप लिखिए। समुद्रातील प्रदूषणामुळे माशांवर कोणते परिणाम। सिंपल सी बात है, मर रही अच्छी अच्छी क्वालिटी की मछलियाँ नहीं आ रही हैं, और लगातार हम लोग नदियों में गंदे पानी छोड़ देते हैं, फिर नदियों से समुद्र में जाता है, तो उससे वहाँ प्रदूषण होता है, बहुत तकलीफ होती है ना। इससे बैलेंस बिगड़ता है। UNEDचा एजेंडा 21 वाळवंटीकरणावर कोणते मार्गदर्शन दर्शवतो, वो पढ़ डालिए आप लोग, ठीक है। एजेंडा 21 पॉन्डस यांनी मांडलेला राज्य संस्थेचा उपायुक्त 6 मुद्द्यांपैकी कोणते 5 मुद्दे। अच्छा का 6 लिख द्या लो। पांडस यांनी मांडलेला राज्य संस्थेचा उपयुक्त 6 मुद्द्यांपैकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाणात वाढ झाली तर कोणते परिणाम होऊ शकतात। बहुत सारे परिणाम इसके, सांस लेने में प्रॉब्लम, हवा में गंदगी, इससे सांस के रोग होते हैं, टेंशन होता है, दिमागी रोग होता है। पाळीव प्राणी व वनस्पतीमधील जैविक विविधता स्पष्ट करा। अगला, जागतिक वातावरण बदलाचा कोणता परिणाम जैविक विविधतेवर होता है। परिणाम ही परिणाम है ये, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। भारतात औद्योगिकीकरण व नागरीकरणामुळे कोणत्या समस्या। प्रदूषण बहुत बढ़ता है। जितनी पहले गांव थे अब वो शहर बन रहे हैं, धीरे धीरे नगर बन रहे हैं। तो वहाँ जो चीज़ें गांव में नहीं रहती थी पहले, अब वहाँ बन रही हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ भी प्रदूषण के नए नए इंतजाम किए जा रहे हैं, शहरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर। ओझोन वायूची निर्मिती कशी होती, O3 के बारे में आप लोग लिखना है। उसका मानवीय आरोग्यावर कोणते परिणाम होते हैं, वो लिख दो। ओजोन आप जानते हैं ऊपर लेयर में है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती हैं। उसमें छेद भी हो चुका है, जिससे लोगों को कैंसर आदि जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। 1986च्या पर्यावरण संरक्षणासाठी ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणते निर्माण। आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ज़्यादा डेसिबल पे आवाज़ मत करो, हाँ, ज़्यादा ऊंचा साउंड मत बजाओ, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें क्या लिखा है देख लेना। जल व्यवस्थापनासाठी कोणता उपाय योजना करतात। देखो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण,
एयर पोल्यूशन, यही 4-5 पोल्यूशन आप जानते ही हैं, ईवीएस में पढ़े, यही मेन होता है। इसी को जान लिए तो आप पर्यावरण संबंधित कोई भी चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। पाणलोट सहित वाटरशेडची संकल्पना स्पष्ट करा, कैसे होता है। भारतातील वनांचे प्रकार वो लिख डालो, वन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। निर्वनीकरण व त्यांचे दुष्परिणाम, ये दोनों, वनों को काटने को निर्वनीकरण कहते हैं, ठीक है। और पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें आती हैं। ये 4 प्रकार के पोल्यूशन याद कर लो, जैविक विविधता याद कर लो, उसके परिणाम याद कर लो, समाज पर क्या परिणाम पड़ रहा है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ब्रूडलैंड वाला पढ़ लेना और एक यूएनसीडी वाला और पॉन्डस, ये 3 एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 291। आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, चलता रहे। आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कुछ है, घर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए, इसको सुनते रहिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, सुनते रहो। लोक संख्या शिक्षण आवश्यक काया है, लोगों की इसकी ज़रूरत है क्या। विकसित व गरीब राष्ट्रात लोकसंख्या वाढीचे कोणते परिणाम, अरे परिणाम हे परिणाम, दुष्परिणाम भाई। भारतातील लोकसंख्येची वयोगटानुसार रचना स्पष्ट करा, समाजाची परिवर्तनशीलता स्पष्ट करा, नीती मूल्याची जोपासना योग्य प्रकारे झाली नाही तर समाजावर कोणते परिणाम होतात। सीधा सा अर्थ है, समाज में अगर गलत नीतियाँ चलेंगी, गलत चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा सक्सेस और हमारा ग्रोथ संभव नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतातील शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, शहरों में संख्या बढ़ रही, लिखो, कारण लिखो, और उसका निवारण भी आप एक लाइन में जरूर लिखिए। प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय स्पष्ट करो, मोठ्या कुटुंबाला प्रेरक अशी पारंपरिक अभिवृत्ती व मूल्य कोणती स्पष्ट करो, सहजीवनाविषयी माहिती लिखो। ये सब 5 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप नहीं पढ़ोगे फिर भी लिख दोगे। सब वर्ड्स एंड मीनिंग्स वाला क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर के लास्ट में उसको पढ़िए जरूर, सब मिल जाएगा उसमें। प्रेम व मोह यातील फरक स्पष्ट करा, भाई लिखो प्रेम और मोह क्या है। मोह किसी कारण से हो सकता है, प्रेम अकारण हो सकता है। मोह किसी चीज़ को ले हो सकता है, लेकिन प्रेम बिना किसी चीज़ के भी हो सकता है। इसमें नहीं फंसते हैं, क्वेश्चन जो बुक में लिखा उतने। लग्नानंतर मूल लवकर होऊ देण्याचे फायदे कोणते, ठीक है। इसके फायदे आप लोग लिखिए, सब जानते हैं, ये सब जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। सामाजिक परिस्थितीत शासनाचे धोरण स्पष्ट करा, शासन का क्या धोरण है उसको लिखो। स्वप्न अवस्था म्हणजे काय, त्याचे समज व गैरसमज स्पष्ट करा। लैंगिक शिक्षणाची उद्देश्य थोडक्यात स्पष्ट करा, क्यों इसकी शिक्षा आवश्यक है। कुटुंब नियोजन म्हणजे काय, क्यों कुटुंब नियोजन जरूरत है और कैसे किया जा सकता है वो भी लिखना आप। गुप्त रोगाच्या उपचाराबाबत कोणत्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे। गुप्त रोग, देखो बहुत सारे लोग गुप्त रोग से बहुत शिकार हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, जबकि उसका एक नियम है कि उसको भी भारत सरकार ने बहुत सारे ये चलाए हैं, आपको फ्री में दवाइयाँ ये सब देने का उनका बहुत सारा मुहिम चल रहा है, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। बाह्य चढे नियंत्रित करण्याचे मार्ग कोणते स्पष्ट करा। विवाह संबंधी व व्यक्तिमत्व संबंधित मूल्याचे आधारे लहान व मोठे कुटुंब यातील फरक स्पष्ट करा। क्या बात है, लहान अच्छा आप जानते हैं ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो, घटिया समाज न बनने पाए, इसीलिए बीए के स्टूडेंट को बढ़ा दिया, जो 18 साल कर चुके हैं, जो कल समाज संभालने जाएंगे, कल जो परिवार संभालने जाएंगे, माता पिता रहेंगे उनके साथ, उनके भाई बंधु रहेंगे, उनको कैसे संभालें। पढ़ने का उद्देश्य ये है, पढ़कर एग्जाम दे करके पास हो जाना, डिग्री ले लेना का उद्देश्य नहीं है। लोकसंख्या शिक्षणात कसोटीचे महत्व स्पष्ट करा, क्या महत्व है। लोक विरुद्ध अर्थाचे शब्द, चाचणीचे प्रश्न कसे असावे ते उदाहरण स्पष्ट करा। ये सब पढ़ लो, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन इसमें हैं। देखो लोक संख्या को लेकर इसमें क्वेश्चन आएगा, अलग डिसीजेस के बारे में आ सकता है, कौन से गुप्त रोग के बारे में, और लोक संख्या संबंधी जाएगा और विवाह संबंधी। ऐसे 4-5 प्रश्न हैं जो 100% आने वाले हैं, ठीक है। और लोक संख्या की शिक्षण की ज़रूरत है, इस पर क्वेश्चन 100% आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगला है कि विकसित व गरीब राष्ट्र, विकसित और गरीब राष्ट्र को लेकर एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलते हैं थर्ड बुक पर, दैट इज 292। ग्रामीण समाजशास्त्राचे अर्थ आणि व्याख्या लिखा, 101% लिख लीजिए, ग्रामीण समाजशास्त्र जरूर आएगा। लघु परंपरा व बृहत परंपरा या संकल्पना उदाहरण सहित स्पष्ट कर, दोनों आएगा। खेड्याच्या विकासासाठी कोणती भौगोलिक माहिती, उसके विकास के लिए क्या जानना आवश्यक है लिखो। खेड्यांतील
कोणवाड्याची माहिती लिखा. जातीची व्याख्या सांगून जातीच्या स्पष्ट. जाति को लोग गलत तरीके से ना, इसलिए आपके सिलेबस में सब चीज़ें रखी जाती ताकि आप लोग सही चीज़ पढ़ें. केवल पढ़कर के खुद ना समझें भाई, समाज में जाइए, बांटिए, लोगों को बताइए कि इसका अर्थ ये है. जो आप समझ रहे हो वैसा नहीं होता है, इसका अर्थ वास्तविकता में ये है. इसलिए इन चीज़ों की व्यवस्था की गई थी. कुल संघटना म्हणजे काय, इम्पॉर्टंट है. आधुनिक काळात जाति स्तरीकरणाचा प्रभाव कमी होता है, याची सही बात है. अभी लोग जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, धर्म कर्म पर ध्यान देते हैं. और किस तरह के आप लोग, उस पर लोग आप ध्यान देते हैं. भले ही एक ही जाति के हैं, अगर अच्छे नहीं, आपके विचार अलग हैं, गलत व्यवस्था है आपके साथ, तो आप लोग छोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगाते. तो हमारा एक ही उस चीज़ का जाति पर 100% 2 क्वेश्चन आएगा. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतात जमीनदारी पद्धती सुरू केल्यानंतर कोणते वर्ग तयार झाले. जमीनदारी वर्ग तैयार होगा, सीधी सी बात है. और ये लोग छोटे मोटे का शोषण करने लगे. देख रहे हो कि नहीं, सीधा इतिहास बता रहा है, सीधा बता रहा है कि पहले भारत में जाति को लेकर कोई समस्या नहीं थी. अंग्रेजों ने आया, फूट डालो और राजनीति करी. मुगलों ने आए, फूट डालो, राजनीति करी. इन्होंने ही आपस में हमको लड़ा दिया और हम मूर्ख ऐसे थे कि बातें समझ नहीं पाए. और बच्चों को बोला हम तो जातिगत स्थितियों में फंस गए, हमको तो इन्होंने मारा, हमको तो इन्होंने परेशान किया. बुक में क्या लिखा वो नहीं पढ़ते. 18 बलुतेदाराची नाव लिहा. ये देखो, कमी विपाकाचा सिद्धांत क्या है वो लिखो, इम्पॉर्टेंट है. स्वातंत्र्य काळात जमीन धारणा पद्धती लिखा. स्वातंत्र्य के पहले कैसी थी उसको लिखो, जमीन धारणा पद्धती. महाराष्ट्रात जमिनीचे वाटप आणि तुकडीकरणांची कारणे, क्यों ऐसा किया गया वो लिख दो. शेतीच्या उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोणते संस्थात्मक घटक महत्त्वाचे आहे, उस संस्थात्मक घटक का नाम लिखिए. खेती की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राचीन भारतातील ग्रामपंचायतीच्या संस्थाच्या पात्रतेच्या अटी, कौन कौन से नियम थे वो आपको लिखना है. प्राचीन भारत में, हाँ, ग्राम पंचायत की संस्था का पात्रता मतलब वहाँ उसमें भाग लेने के लिए. प्राचीन ग्राम पंचायत, भाई ग्राम पंचायत 100% आने वाला है इस बार. 2-3 क्वेश्चन बनेगा इसमें. ह्रास कोणता, ग्राम पंचायत किस तरह से हट गई. देखो, ग्राम पंचायत अभी भी चलता है भारत में, लेकिन वो आनंद नहीं आता, वो चीज़ें नहीं हो पाती जो एक ग्राम पंचायत को करनी चाहिए. उसमें जब तक हम और आप नहीं सक्रिय होंगे, जब तक आप लोग दूसरों को जगाएंगे नहीं, तुम ही जगा दूसराला जगवा, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक भारत देश का कल्याण नहीं हो सकता है. वो हमको आपको मिलकर के करना है. ठीक है. प्लीज़ कमेंट फॉर एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड. जिला परिषदेच्या एकूण किती व कोणत्या समित्या, कितनी समिती हैं वो लिखिए. रॉबर्ट डहाड यांनी राजकीय विश्लेषणाचे कोणते 4 प्रकार सांगितले आहे वो लिखो. और देखो सही है कि नहीं है वो भी है. सहकारी चळवळीचे फायदे, ग्रामीण कलेची वैशिष्ट्य, ग्रामीण मनोरंजन, ये तीनों 100% इस बार भी आएंगे. ठीक है. और एक जिला परिषद, ये 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ज़रा इसको रट लेना. 292 हो गया. अब चलते हैं आगे. 29 सोशियोलॉजी 312, 294, 293. चलिए 312 देखते हैं. इसका नाम है वयोवर्धन प्रक्रिया. कुटुंब हा समाजाचा टेकू आहे. सिंपल सी बात है, ये कोई कहने की बात है. आप इसको स्पष्ट कर दो. ग्रीसची वृद्धत्वाविषयी कल्पित कथा, थोडक्या शब्दात लिख देंगे. वार्धक्यात अपघात टाळण्यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यायला हवी. वार्धक्यात अपघात टाळण्यासाठी ये लिखिए. चैप्टर देखो, सब्जेक्ट का नाम पढ़ने से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है. वयोवर्धन प्रक्रिया, कैसे हमें इस चीज़ को आगे ले चलनी. स्त्रिया पुरुषांपेक्षा दीर्घायुषी यावर थोडक्यात टिप लिखा. पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की उम्र होती है, आप जानते हैं, उनको रोग भी कम होता है. किंवा स्त्रियांचे पुरुषांपेक्षा अधिक काळ जगणे या स्त्रियों से ज़्यादा पुरुष, कभी इनका कारण आपको लिखना है. दोनों कारण अपनी बुक में दिया हुआ. ब्रह्मचर्याश्रमावर थोडक्यात टिप लिखा. ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है हिंदू धर्म में और उसका बहुत बड़ा महत्व है. ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, धर्म कहता है. आपकी बुक में जो लिखा वो भी अवश्य लिखिए. अच्छा, ब्रह्मचर्य क्या है, जो केवल ब्रह्म का शरण ले, संसार की चीज़ों में न फंसे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं. ठीक है. ब्रह्मचारी ऐसा नहीं जो शादी न करे, बिल्कुल नहीं. अविवाहित और ब्रह्मचारी में जमीन आसमान का अंतर. नेत्र बदल व त्यामुळे होणारे दृष्टिकोनात कोण. नेत्र बदल व त्यामुळे होणारे दृष्टिकोन कोणते ते लिहा. वृद्धांच्या मानसिक समस्यामधील कारणे कोणती, उनकी मानसिक समस्या क्यों बदल जाती है वो आप लोग लिखिए. और केवल कारण अगर कहीं भी पूछ रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, केवल कारण अगर कहीं पूछ रहा है तो केवल कारण बताकर नहीं हटना है मित्रों, उसका थोड़ा बहुत उपाय जरूर है. वृद्धत्वातील मानसिक
बदलावर योग्य उपाय कोणते? देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन वृद्धत्व के ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अस्थिर विरळतेचे स्वरूप, इसके बारे में लिख दो जरा, 5 मार्क में एक पेज। पचन क्रियेत अडचणी आल्यास वृद्धांचा आहारात कोणते बदलाव? उनको बाहरी आहार न दे, हल्का आहार दे, थोड़ा थोड़ा कई बार में दे, एक साथ ज़्यादा भोजन ना दे। वृद्धांचा प्रवासातील आहार कसा असावा? प्रवास के समय आहार कैसा होना चाहिए, ये भी आप लोग जानते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। आरोग्याची व्याख्या लिहून, आरोग्याची 3 प्रमुख, 100% इस बार भी आ रहा है। आरोग्य को लेकर 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा। वृद्धांचा सेवा क्षेत्रातील शिक्षण, जाणीव जागृती, माहिती व प्रशिक्षण सेवा कोणता, कौन कौन सी है वो लिखिए। वृद्धत्वात पदार्पण ओळखयाचे घटक कोणते? कैसे पता चलेगा कि बुढ़े हो रहे हैं? जरूरी नहीं कि उम्र हो तभी आदमी बुढ़ा हो, कभी कभी उम्र के पहले भी शरीर के लक्षण ऐसे होते हैं कि आदमी बुढ़ा हो जाता है। वृद्धांचा स्वातंत्र्य हक्कातील तथ्य लिखिए, कौन कौन सी चीज़ उनके स्वातंत्र, कौन कौन से हक हैं उसके बारे में लिखिए। जैसे बच्चे अपने माता पिता को घर से नहीं निकाल सकते, सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा करोगे जेल में उठा के डाल देंगे, और आपके सैलरी से अलग सैलरी उनको कट कर जाएगी ताकि उनकी सेवा हो सके। कोणत्या बदलत्या सामाजिक परिस्थिति में वृद्धांना एकाकी राहावे लागे? सिंपल वही क्वेश्चन मैं जो बोला, लोग अपने सुख के लिए या उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे कारण आप लिखिए। ज्येष्ठापयोगी संस्थेत सामाजिक प्रकल्प हाती घेऊन काही महिला मंडळे कोणते विशेष कार्य करतात? ये आप जानते हैं कौन सा विशेष कार्य? वृद्धाश्रम खोल देना है और सब चीज़ें उनके लिए व्यवस्था करना है, जो कि बिल्कुल गलत है समाज में। मैं तो कहता हूँ वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं तो क्या है, एक दूसरे की हम जिम्मेदारी इसी तरह लेते चलें और एक दूसरे की सेवा होते चलें, क्योंकि हम भी तो कभी बुढ़े होंगे। मुद्दा ये है। वृद्धांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थेच्या कोणत्याही 3 प्रकारानुसार, 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, उनका वर्गीकरण कर लो। वृद्धाश्रमात बैंक व अर्थनियोजन विषयक कोणत्या सोयी उपलब्ध करून येणे आवश्यक है? वहाँ पर अर्थनियोजन की भी व्यवस्था हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? मैं गया था यहाँ विरार के पास एक बार, वृद्धाश्रम में देखा मैंने, बहुत कम उम्र की भी माताएं वहाँ, ऐसा नहीं कि 60 70 80 वाली हैं, बिल्कुल कम उम्र की माताएं। लोग और देखा मैं, लोग छोड़कर आते हुए देखा मैंने, लोगों को मिलने आते हैं लोगों को, वहाँ मैंने देखा है। मतलब बहुत दुखद स्थिति होती है मित्रों जब हम देखते हैं ऐसी स्थितियाँ। तो वृद्धावस्थेत उत्सर्जन कार्यात बिघाड होण्याची कारणे, बहुत सारी समस्याएं होती, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो जितने क्वेश्चन अगर इतने कर रहे हैं तो आपको 40 से 50% तक फायदा होने की चांसेस हैं। आगे आते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र 294, जिसका एक वीडियो और है, इसी वीडियो के लिंक को मैं दे रहा हूँ, और 293 दोनों का मैंने एक वीडियो अलग से स्पेशल बनाया, क्योंकि उसका पेपर मुझे पहले मिल गया था, वो अलग पेपर है। औद्योगिक समाजशास्त्र इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जो समाजशास्त्र चल रहा है उसके बारे में यह है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग म्हणजे काय? 100% आएगा। औद्योगिक समाजशास्त्र, गुन्हेगारी शास्त्र, इस पर संबंध क्या है ये आएगा, ये डिफरेंस पूछ सकता है। उद्योग धंदामुळे कुटुंब संस्थेत कोणते परिवर्तन आए हैं वो लिखो। औद्योगिक समाजशास्त्राची व्याप्ती, ये और ये एक ही क्वेश्चन है। श्रम विभाजन आणि विशेषीकरण म्हणजे काय वो लिखो। एक क्वेश्चन और बताऊं, ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग्स अलग है बस। महत्व और व्याप्ती। 13व्या शतकात कारागीर संघाची रचना कशी होती पहले लिखो, और अभी का भी लिख दो, नीचे का भी एक लाइन में लिख दो कि इस समय कैसी है, पढ़कर जाए। औद्योगिक नोकरशाहीतील रेखात्मक संरचनेची वैशिष्ट्ये, औद्योगिक नोकरशाहीतील रेखात्मक संरचनेची वैशिष्ट्ये लिहा। कामगारांच्या दृष्टीने आर्थिक सुरक्षितता म्हणजे काय? ESI PF के बारे में आपको लिखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट, उनकी आर्थिक सुरक्षितता तभी निश्चित की जाती है। कोणत्या भौतिक घटकामुळे कामगारांचा तनाव, किस तरह से उनके मन में तनाव निर्माण होता है वो लिखो, और उसका कैसे निर्मूलन होगा, कैसे उसको खत्म करें। उद्योगातील कार्यकारीचा भूमिकेतील सर्वसामान्य उद्दिष्टी कोणते लिखो। उद्योगात पर्यवेक्षकाच्या भूमिकेवर कोणते ताणतणाव पडतात? देखो ताणतणाव बहुत पहुँचता है, जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर है, मैनेजर होते हैं, उनके साथ क्या क्या समस्या होती। कामगार संघटना व्याख्या सांगून कामगार संघटनेची कार्य लिहा। कामगार संघटना समझते ना ट्रेड यूनियन। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बद्दल माहिती, इंटक, ये इंटक है आपके बुक में लिखा, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। औद्योगिक कलाची कारणे, ये 100% आता ही आता है, हर बार आता है।
सामाजिक विमा योजनेची माहिती ESIC या ESI आप जानते ही होंगे, आपकी सैलरी से कटता है जो। इसवी सन 1923 प्रसूति कायदे, मटर्निटी बेनिफिट, ESIC और PF ये 100% आएगा, 200% आएगा। सामाजिक सुरक्षित महत्व ये 200% आएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कामगार कल्याणासाठी कोणते कोणते योजना और कार्यान्वित की हैं PF SIC के अलावा, वो भी आप लिखिए। तो खैर नेशनल है, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कामगार कल्याण कार्याच्या अंतर्गत कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत? देखो, कामगार कल्याण महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया और ये नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लिख करके दो। वेरी गुड, वेरी सिंपल पेपर, और आप लोग लिख लीजिए। जितने क्वेश्चन इतने भी कर लेंगे ना तो कम से कम 40 से 50% फंस जाएगा। अंतिम क्वेश्चन पेपर, समाजशास्त्राचे अभिजात विचारवंत। बिल्कुल मित्रों, पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, और दूसरों में जब तक जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक हमारी पढ़ाई कोई मतलब नहीं। समाजशास्त्राचा समाजशास्त्र के उदय करने में वैज्ञानिक क्रांति का क्या योगदान रहा है, वो लिखिए। कैसे वैज्ञानिक तरह से स्पष्टीकरण देकर के लोगों के बीच में बताया जाए, भैया इस समाज में भी क्रांति की आवश्यकता है, समाज में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। औद्योगिक क्रांतीचे सामाजिक परिणाम लिखो। औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो लिखो। अगस्त कामतचा जीवन परिचय थोडक्यात लिखा, इनके बारे में लिखो। इन्होंने क्या किया? अगस्त कामत यांचा बौद्धिक सामाजिक उत्क्रांतीचा सिद्धांत, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया वो लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन्सच्या व्यक्तिमत्वात जडणघडणीतील महत्त्वपूर्ण घटनांविषयी थोडक्यात माहिती लिखा। स्पेन्सच्या व्यक्तिमत्वाच्या, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक रेखात्मक उत्क्रांति क्या है और बहुरेखात्मक क्या है? इन दोनों में से एक हर साल आता है। आप बोल रहे हो कि सर एक ही क्वेश्चन पेपर पढ़ करके आप पूरा बता रहे हो, बस आप केवल देखते चलो और पेपर आएगा तो जस्ट आकर कमेंट करना, बस और कुछ कहने लायक नहीं है, ठीक है। केवल टेक्स्ट बुक ओपन करो, फटाफट पढ़ लो, समय अभी है। पूर्व कथन ही संकल्पना स्पष्ट करा। ये पूर्व कथन ही संकल्पना म्हणजे काय? कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे? बहुरेखात्मक आणि एक रेषात्मक। बेवरने सामाजिक क्रियेचा प्रकार किती व कोणते सांगितले? कौन कौन से हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 कोणते नाम लिखो आणि त्या प्रकाराविषयी थोडक्यात माहिती 2 लाइन का उसके बारे में लिखो। 5 मार्क। जो क्वेश्चन बड़ा लगे मित्रों छोड़ देना, 5 में 5 करना आवश्यक नहीं है, 4 ही करना है। पता चला एक में आपने 2 ही 3 किया, एक में 5 कर दिया, नंबर 4 ही का ही मिलेगा, इसलिए 4 करो। बुद्धि संगततेवर टिप लिहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है उसको लिखो। 3 और 4 पे आते हैं, ये आपका अंतिम पेपर। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। खालीलपैकी कोणतेही 4 उपप्रश्न सोडवा। सरंजामशाही उत्पादन प्रणाली, ये लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में कर देख लो। गणात्मकतेकडून गुणात्मक परिवर्तनाविषयी मार्क्सचे विचार, उसको लिखो। आदिम साम्यवादी समाज, इस पर लिखो। उपयुक्ततावाद यावर टिप्पणी है, ये तो आदिम उपयुक्ततावाद, संरचनात्मक कानून, ये सब चीज़ें आप लिखिए। और सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रित क्षमता असते याविषयी दुर्खीमचे विचार स्पष्ट करा। सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रण क्षमता असते, इसके बारे में आप उनके विषय, मतलब उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो सोच करके उन्होंने जो व्यवस्था रखी है उसके बारे में अपने को लिखना है। अच्छा, किसी का अगर आप विचार लिख रहे हैं ना तो उसमें अपना विचार मत जोड़िए, थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जोड़ेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा तो उसको तकलीफ होती है, फिर वो मार्क कट कर देगा, पूरा नहीं हटाएगा। इसलिए बच्चे बोलते सर लिखा तो था पूरा पेज। एक बच्चा पूछता सर पूरा पेज लिख करके आया था, नंबर तो 2 ही मिला। तो पूरा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलता है भाई, क्योंकि केवल एग्जामिनर कॉपी चेक कर देगा नहीं होता, उसके ऊपर एक ऑफिसर होता है, वो भी कॉपी चेक करता है। तो अगर वो सामने वाला फंस गया एग्जामिनर तो उसकी सारी कॉपी चेक हो जाएंगी, इसलिए सब सोच विचार कर कॉपी चेक होती है। यांत्रिक ऐक्यभाव समाजातील व्यक्तींची वैशिष्ट्ये, यांत्रिक ऐक्यभाव समाजातील व्यक्तींची वैशिष्ट्ये लिखो। यांत्रिक ऐक्यभाव, ये जो यांत्रिक ऐक्यभाव है इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। अगला, सामान्यतः ज्या कृत्याला समाज आत्महत्या समजत नाही पण दुर्खीमच्या व्याख्यानुसार ही कृती आत्महत्या या सदरात मोडते अशी उदाहरण। देखो, आत्महत्या शब्द ही नेगेटिव है, उसको यहाँ लाना ही नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो समाज में समस्याएं खड़ी करती हैं, ठीक है।
तो सामान्यतः ज्या कृत्याला समाज आत्महत्या समजत नाही, पण दुर्खमीमच्या व्याख्यानुसार ही कृत्य आत्महत्या या सदाचे मोडते अशी उदाहरण लिखे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आत्महत्या संबंधी दुर्खीम, अरे यार दुर्खीम का बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 2 एक ऊपर भी है। सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रणामुळे दुर्खीम वाला पक्का पढ़ो भाई, पक्का पढ़ो। समाज व धर्म यांचा संबंध, ये ऐसा संबंध जो कभी नहीं टूट सकता है। इसके बारे में लिखो। 5 मार्क का मेरा क्वेश्चन, हेडिंग अंडरलाइन बढ़िया से लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा दो। 5 ही मार्क में आपको सब कुछ बता देना है मित्रों। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ भी मिल सकते, कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं है। जैसे मेरा एक वीडियो है वॉइस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो, इसकी लिंक मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। आपके पेपर अच्छा जाए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट अवश्य करें, लेकिन वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय